एक गांव में धनीराम नाम का एक जमींदार रहता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम राजू था। धनीराम के पास बहुत सारी जायदाद थी और बहुत सारा धन भी था। ये बात उसके लड़के राजू को पता थी, इसलिए वह पढ़ाई में मन नहीं लगाता था। एक दिन धनीराम अपने बेटे से कहता है, बेटा राजू, तुम अपना ध्यान पढ़ाई में क्यों नहीं लगाते? तो उस पर उसका बेटा कहता है कि पिताजी, हमारे पास कितनी दौलत है और पढ़ाई करके तो नौकरी हासिल की जाती है ना, मुझे नौकरी करने की क्या जरूरत, हमारे पास पहले से ही इतनी सारी जायदाद है। ये बात सुनकर धनीराम कहते हैं, बेटा, नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं की जाती, बल्कि पढ़ाई तो ज्ञान हासिल करने के लिए की जाती है और बुद्धिमान बनने के लिए की जाती है, ताकि हम उस बुद्धिमानी से अपने जीवन में और तरक्की कर सकें। लेकिन ये बात राजू को समझ में नहीं आती और वह अपने पिता के बात पर ध्यान नहीं देता और इसीलिए उसके पिता उसका बहुत गुस्सा करते हैं और उसे मारते भी रहते हैं। ये सब होने के बाद राजू अपने पिता का बहुत गुस्सा करने लगा और अपने पिता से नफरत करने लगता है। एक दिन धनीराम अपनी बीवी से कहता है कि मुझे अपने बेटे के संबंधित बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि वह अपना मन पढ़ाई में नहीं लगाता और दिन भर घूमता रहता है और उसे लगता है कि उसके पिता के पास बहुत दौलत है और उस बदौलत की वजह से वह जिंदगी भर आराम से रहेगा, उसे नौकरी करने की और पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर धनीराम की पत्नी कहती है कि गलती हमारी है, हम नहीं इसमें बचपन से लड़पाए से पाला है और इसका बदला हमें अब भुगतना पड़ रहा है। धनीराम ये सुनकर बहुत निराश हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि मैंने सुना है हमारे पड़ोस में एक विद्वान लाए हैं जो बच्चों को उच्च शिक्षा देते हैं, हमें चाहिए कि हम राजू को भी उन विद्वान के पास भेजें ताकि वहां पर उच्च शिक्षा प्राप्त करे और जिंदगी में कुछ बड़ा करे। ये सुनकर धनीराम कहता है, ठीक है, कल शुभ हम राजू को उस विद्वान के पास छोड़कर आ जाएंगे। और उसकी माँ राजू से कहती है कि तुम्हें कल उस विद्वान के पास जाना है, क्योंकि हमने ये तय किया है कि तुम उसके पास जाकर उच्च शिक्षा हासिल करोगे। ये सुनकर राजू खुश हो जाता है, क्योंकि वह उसके पिता से दूर जाना चाहता था और अपने घर से भी। दूसरे दिन राजू के माता पिता उसे विद्वान के घर छोड़कर आते हैं। विद्वान की एक पत्नी और छोटा बेटा होता है। जैसे ही विद्वान को पता चलता है कि जमींदार का बेटा उसके पास शिक्षा हासिल करने के लिए आ रहा है, तो वह अपनी पत्नी से भी यह बात कहता है और उसकी पत्नी कहती है कि हमारा बेटा भी अब बड़ा हो रहा है, उसे भी आपकी शिक्षा की जरूरत है। ये सुनकर विद्वान कहता है कि हाँ, कल से मैं राजू का और अपने बेटे की दोनों की शिक्षा शुरू कर दूंगा। दूसरे दिन जमींदार अपने बेटे राजू को विद्वान किया छोड़कर जाता है और विद्वान से कहता है कि मेरा बेटा जो है वह बहुत आलसी है, उस पर विशेष ध्यान देना। ये सुनकर विद्वान कहते हैं कि हाँ, आप निश्चित है, मैं आपके बेटे को बुद्धिमान और जिम्मेदार बना दूंगा। राजू अपनी शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, इससे भी दुआ बहुत नाराज हो जाते हैं और उसे हर वक्त आते रहते हैं। राजू को ये बात पसंद नहीं आती कि विद्वान उसे हर बैठे रहते हैं। एक बार विद्वान और उसकी बीवी शादी में कहीं बाहर जा रही होती है और विद्वान राजू से कहते हैं कि मेरे छोटे बेटे को मैं तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ, तुम इसका ध्यान रखना और अपनी आज की पूरी पढ़ाई पूरी करे, इसका ध्यान रखना, नहीं तो ये पढ़ाई के बजाय खेलकूद में न लग जाए। राजू उस लड़के को समझाता है क्यों खेलकूद ना करे, बल्कि पहले पढ़ाई करे फिर खुद करे, लेकिन वह लड़का मानने को तैयार ही नहीं होता और अपने खेलकूद में लगा रहता है। गुस्से में आकर राजू उस लड़के को जोर से थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ खाने के बाद लड़का चुपचाप पढ़ाई करने लगता है, लेकिन थप्पड़ की वजह से उसका गाल पूरा लाल हो जाता है। जब विद्वान और उसकी पत्नी घर आती है तो उसका लड़का कहता है कि मुझे राजू ने थप्पड़ मारा और मेरा पूरा गल सूज गया। ये सुनकर उसकी पत्नी बहुत बढ़ा जाती है और उससे कहती है कि तुमने क्या किया, हमने तो मैसेज में जारी सौंपी थी, लेकिन तुम नहीं से थप्पड़ मार दिया। ये सुनकर राजू कहता है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, ये पढ़ाई नहीं कर रहा था इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा, अब वह पढ़ाई कर रहा है। विद्वान अपनी पत्नी से कहता है किसने सही किया है, एक समझदार व्यक्ति का और एक शिक्षक का काम ही होता है कि वह अपने शिष्य को समझाए, पढ़ाई चाहे उसके लिए उसे डांटना पड़ेगा, मरना पड़े। ये सुनकर राजू को समझ आ जाता है उसके पिता उसे क्यों डांट रहे होते हैं और यह विद्वान उसे क्यों डांट रहे होते हैं। राजू विद्वान से कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे पता ही नहीं था कि आप और मेरे पिता मेरे ही भले के लिए निवेदन रहे थे आपसे, मैं बहुत दिल लगाकर पढ़ाई करूंगा और अच्छी शिक्षा उच्च शिक्षा हासिल करूंगा। उस दिन के बाद वह मन लगाकर अपनी शिक्षा पर ध्यान देता है और अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद अपने गांव वापस जाता है और अपने पिता के कारोबार संभालता है और एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है। लालची डाकिया। कहानियां अच्छी। शहर से बहुत दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सूरजपुर था। सूरजपुर में टेलीफोन की सुविधा अभी तक नहीं आई थी, इसलिए वहां पर डाक भेजने का अभी भी काम शुरू था और लोग एक दूसरे को डाक भेजा करते थे। उनके गाँव में एक डाकिया था जिसका नाम धर्मू था। धर्मू बहुत ही ईमानदार इंसान था, वो गांव वालों को बहुत मदद किया करता था और उनके साथ बहुत ही अच्छे से रहा करता था।
एक दिन धर्मू अपने साइकिल पर जा रहा था, तभी एक घर में डाक देने के लिए रोका। उससे घर में से शीला मौसी बाहर आए और धर्म से कहा, तुम तो हर हफ्ते मुझे टाइम पर डाक लाकर दे देते हो, इसका मुझे तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस पर धर्म कहता है, नहीं नहीं, यही मेरा काम है, और यह कहकर वह आगे डाक बांटने के लिए चला जाता है। आगे जाकर धर्मू एक और डाक देता है। घर में से एक औरत बाहर आती है और कहती है, मेरे पति तो फौज में है और तुम्हारे डाक के जारी है, मेरी उनसे बात हो पाती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर धर्म कहता है, ये तो मेरा सौभाग्य है जो मुझे इस काम का अवसर मिला है, और यह कहकर धर्मू वहां से चला जाता है। जब धर्मू अपनी साइकिल से डाक बांटकर घर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे मनीष बैठा हुआ दिखा। मनीष एक गांव में रहने वाला आदमी था जो खेती बड़ी करके अपना गुजर बसर करता था। वह बहुत ही उदास और गमगीन नजर आ रहा था। मनीष को उधर देखकर धर्मू से कहता है, क्या हुआ मनीष भाई, तुम इतने उदास और गमगीन क्यों लग रहे हो? ये सुनकर मनीष कहता है, मेरी माँ बीमार है और शहर के अस्पताल में है, मेरी बीवी उनके पास है और उनके पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। मुझे उन्हें एक खत लिखना है और उन्हें पैसे भी भेजने हैं, लेकिन मेरे को तो खत लिखना ही नहीं आता। तुम्हें अपना डाक कैसे शहर भेजूंगा अस्पताल में? ये सुनकर धर्मू कहता है, तो मैं किस लिए हूँ, लो मैं तुम्हारा खत लिख देता हूँ और तुम्हारे पैसे भी खत के साथ शहर में अस्पताल में पहुँचा देता हूँ। ये सुनकर मनीष बहुत खुश हो गया, और मनीष को लिखते नहीं आता था, इसलिए धर्मू ने मनीष का खत लिख कर दिया, लेकिन खत पर एड्रेस मनीष नहीं डाला था। और फिर धर्मू डाक और पैसे लेकर चला गया शहर को जाने के लिए और आगे डाकिया को दे दिया। 2 दिन गुजर जाते हैं और मनीष की माँ को वह खत और पैसे नहीं मिलते। मनीष बहुत ही गुस्से से धर्मू के पास पोस्ट ऑफिस जाता है और धर्मू से कहता है, मैंने तुम पर भरोसा करके अपना डाक और पैसे तुम्हारे पास दिया था, लेकिन आज पूरे 2 दिन हो गए हैं। तुमने कहा कि एक दिन में मेरा डाक और पैसे मेरी माँ को मिल जाएंगे, लेकिन 2 दिन होने के बाद भी मेरी माँ को पैसे नहीं मिले और ना ही डाक मिला। ये सुनकर धर्मू कहता है, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो बराबर ही पहुंचा था और पहुंचने के लिए कहा था। लेकिन ये सुनकर मनीष कहता है, नहीं नहीं, मेरे मन को अभी तक पैसे नहीं मिले। ये सुनकर धर्मू कहता है, ठीक है, 2 दिन और इंतजार करो, तुम्हारी माँ को डाक मिल जाएगा। मनीष 1 हफ्ते इंतजार करता है, 1 हफ्ता है गुजर जाता है, लेकिन फिर भी मनीष की माँ को उसका खाट और पैसे नहीं मिलते। अब मनीष समझ जाता है कि पैसे धर्मू ने रख लिया है, और यह वह गांव के सरपंच से जाकर कहता है। गांव का सरपंच बड़े गुस्से में धर्मू के पास जाता है और कहता है, तुमने ये गलत किया है, तुमने मनीष के मन को पैसे देने थे, लेकिन तुमने खुद रख लिए, अब तुम इस डाकघर में नहीं रह सकते, तुम यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर धर्मू बहुत ही नाराज हो जाता है और बहुत ही गमगीन हो जाता है, क्योंकि अभी तक उसने गांव के लिए बहुत ही ईमानदारी से काम किया था, लेकिन अभी कुछ गलती भी न होकर उसे गलती का भुगतान भरना पड़ रहा है। दूसरे दिन को सामान लाने के लिए किराना दुकान में जाता है, लेकिन किराना दुकान वाला धर्म को सामान देने से मना कर देता है। वह कहता है, तुम तो बहुत ही लालची इंसान हो और तुमने तो मनीष के पैसे ही खा लिए। ये सुनकर धर्म को बहुत ही गुस्सा जाता है और वह अपने घर आ जाता है। 2 दिन भी चाहते हैं, धर्मू बगैर खाने पीने के अपने घर में बंद हो जाता है और किसी से बात नहीं करता। फिर अगले दिन मनीष भागता हुआ गांव के सरपंच के पास पहुंचता है और कहता है, मुझे बहुत बड़ी भूल हुई है। सरपंच कहता है, अरे क्या हुआ, ये तो बताओ। ये सुनकर मनीष कहता है, धर्मू भैया ने खत लिखा था, लेकिन उसे पर एड्रेस मैंने डाला था और वह एड्रेस गलत था, इसीलिए डाकिया 1 हफ्ते तक उसे यहाँ वहाँ ढूंढता रहा और एड्रेस नहीं मिला तो उसने वापस डाक और पैसे मुझे लाकर दे दिए हैं। धर्मू भैया का इसमें कोई कसर नहीं है, हमने बेवजह उन पर शक किया, मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है। ये सुनकर सरपंच कहता है, तुम्हारी वजह से तो हमने भी धर्म पर शक किया। और सभी धर्मू के घर जाते हैं। घर जाकर देखते हैं तो धर्मू दरवाजा बंद कर सोया हुआ होता है। सभी धर्मू का दरवाजा ठोकते हैं और बाद में धर्म एक बिस्तर पर पड़ा होता है और 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया तो बहुत ही गल जाता है। धर्म सरपंच जी से कहता है, तुम यहाँ कैसे? सरपंच जी कहते हैं, हमें सच्चाई का पता चल गया है, हम सभी तुमसे माफी मांगने आए हैं। धर्म कहता है, वह सब ठीक है, पहले तुम ये खत जाकर आरती पहन कर देकर आओ। सरपंच कहता है, क्यों, ये खत किसका है? धर्म कहता है, भारतीय बहन का पति फौज में काम करता था, लेकिन वह पिछले साल ही एक हमले से मारा गया और पिछले 1 साल से मैं उनके पति का खत ले जाकर देता हूँ और वह खत में खुद ही लिखता हूँ। उन्हें अभी तक पता नहीं चला कि उनके पति मर चुके हैं, इसी वजह से वह अभी तक जिंदा है, नहीं तो उनकी भी क्या हालत होती वह नहीं पता। ये सुनकर सरपंच जी और सभी गांव वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी एक बार फिर धर्म से माफी मांगते हैं। इसके बाद सरपंच जी धर्मू को अस्पताल में लेकर जाते हैं और उसका इलाज करवाता है और सभी धर्म से माफी मांगते हैं। और इसके बाद धर्मू फिर से पूरे गांव में डाक बांटना शुरू कर देता है और सभी लोग उसे पर पहले की तरह ही भरोसा करते हैं।